नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो प्रैक्टिस के लिए इवनिंग मॉर्निंग सीरीज चला रखी है, उसमें आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट का है और 13 मई 2026। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से है। एक बात आप जरूर नोटिस करना, क्वेश्चन चाहे वो 9th 10th का या फिर 11th या 12th का, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, क्वेश्चन को आप कम मत समझना, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता कि 9th और 10th के कम से कम भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सीरियस लेना है इनको। आज ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, क्यू है वो आर से बड़ा एंगल दे रखा है, पी एम है वो शीर्ष लंब दे रखा है, पी है वो एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, एंगल एपीएम दे रखा है, एंगल आर पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर कुछ बेसिक जानकारी आपके पास पहले से है तो ये क्वेश्चन मात्र 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। तो वो बेसिक जानकारी क्या है? अगर कोई त्रिभुज है और उसमें हम बात करें एंगल बाई सेक्टर की, त्रिभुज का नाम हम पी क्यू आर ही रख लेते हैं, और कोण पी का कोण समद्विभाजक, तो कोण समद्विभाजक है वो आर की तरफ छोटे एंगल की तरफ जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू हमने यहाँ पे बड़ा लिया है। तो ये है पी ए। अब ध्यान देना, एंगल बाई सेक्टर है, इस एंगल को दो हिस्सों में बांट देता है बराबर, और हमें पता है ये एंगल क्यू और ये आर है, तो पी का मान 180 माइनस क्यू आर होगा। ये पूरा का जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल, ये होगा 180 माइनस क्यू और आर, और 180 माइनस क्यू और आर का आधा कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 180 माइनस क्यू प्लस आर का आधा, 180 का आधा 90, और क्यू प्लस आर का आधा ये हो जाएगा। तो ये वाला एंगल है वो है ए पी क्यू। अब हम शीर्ष लंब लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं? शीर्ष लंब। अगर यहाँ पी पॉइंट से सामने वाली भुजा पे शीर्ष लंब लाऊंगा तो वो 90 डिग्री पे आएगा, और वो हमेशा बड़े कोण की तरफ आएगा। इसका नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एम रख लेते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर एंगल ए पी एम है, तो एंगल ए पी एम है, इसकी हम चर्चा करें, क्योंकि यही वाला एंगल है और क्यू और आर का एक रिलेशन है। वो कैसे बनता है, ध्यान देना। यहाँ पर एक त्रिभुज के बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक त्रिभुज के बाह्य कोण की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं क्या? अगर मैं इस त्रिभुज में इस बाह्य कोण की बात करूं तो ये इसके अंदर के सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ये। तो चलो पहले इसको हम नोट करते हैं। एंगल एपीएम, एंगल एपीएम प्लस ये वाला एंगल 90 है, बराबर इस वाले बाह्य कोण के बराबर, ठीक है ना। तो ये वाला बाह्य कोण हमने निकाला है, ये वाला, ये यहाँ पे हमने निकाला। अब वापस अगर हम ट्रायंगल पी क्यू ए या फिर ए पी क्यू की बात करें तो भी तो ये बाह्य कोण ही है, और ये बाह्य कोण इस त्रिभुज के जो अंदर का कोण है उसके सामने की कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का, और ये एंगल कितना है और ये एंगल क्यू है, इन दोनों का योगफल इसके बराबर ही होगा, क्योंकि वापस एंगल यही बन रहा है। अच्छा, तो एंगल क्यू प्लस 90 माइनस क्यू प्लस आर का आधा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एपीएम, एंगल क्यू और आर में एक रिलेशन आ जाएगा। 90 एक तरफ आगे 0 हो जाएगा,
एंगल एपीएम बराबर, हाँ जी, ये क्यू प्लस का है, यहाँ माइनस का क्यू बटा 2 है और माइनस का ही क्यू बटा आर है, ये माइनस इन दोनों से गुणा होगा, तो प्लस का क्यू माइनस का क्यू बटा 2 है, तो प्लस का क्यू बटा 2 बचेगा और माइनस का क्यू बटा 2 बचेगा, आर बटा 2 बचेगा। डिवाइड में कितना है 2, तो एक जगह ले लेंगे। इस प्रकार आपके सामने एक रिजल्ट आ गया कि क्यू और डिफरेंस को मैं आधा करूंगा तो एंगल एपीएम आ जाएगा। एपीएम जो एंगल है वो कैसे याद रखें, कौन सा एंगल है, वो शीर्ष लंब और कोण संधिभाजक के बीच का कोण है, वो शीर्ष लंब और कोण संधिभाजक के बीच का एंगल है। ये वाला एंगल हमेशा इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा होता है। बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी और आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पर आप देख पाओगे तो एंगल एपीएम दे रखा है, आर पूछा आर क्यू दे रखा है। एंगल एपीएम दे रखा है 25, क्यू दे रखा है 80 और एंगल आर पूछा है, तो 25 गुणा 2 50 बराबर 80 माइनस एंगल आर, इसको एक तरफ करेंगे तो एंगल आर आ जाएगा 80 माइनस 50, 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक वर्ग की दो त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण 130 डिग्री दे रखा है और उन त्रिज्याओं के बाहरी सिरों जो परिधि पर है वहां से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो स्पर्श रेखाएं जहां इंटरसेक्ट करेंगी उस पे बनने वाले कोण का मान बताना है। तो यहाँ पर एक वर्ग पे स्पर्श रेखा का क्वेश्चन है, एक वर्ग पर स्पर्श रेखा का क्या है क्वेश्चन है, तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे एक वर्ग है और उस वर्ग पे क्या है स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा समझना इसको, ये भी आपके लिए याद रह जाएगा। ये वाला कोण है वो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पे बना कोण है, त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पे बना कोण है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब इन दोनों का मान तो 90 डिग्री और 90 है, ठीक है ना। अगर ओ को मैं केंद्र बोल दूं, ये ए है, ये बी है और जहां स्पर्श रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम पी बोल दें। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चतुर्भुज है ओ ए पी बी। इस चतुर्भुज में हम देखें तो जो आमने सामने के कोण ए और बी है उन दोनों का योगफल 90 प्लस 90 180 है। इसका मतलब ये है कि इन दो कोणों का जो योगफल है, इन दो कोणों का योगफल भी 180 बचा और जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है वो हमेशा एक दूसरे के समपूरक होते हैं। इसका मतलब अब क्वेश्चन आपके लिए आसान है। त्रिज्याओं के द्वारा कोण केंद्र पे बना 130 डिग्री का है, तो आपको ये वाला जो कोण दे रखा है, ये वाला कोण वो 130 का दे रखा है, ये 90 90 है, तो 360 में से ये तीनों माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन आप तो समझ गए ये दोनों अगर 180 का योगफल रख रहे हैं तो ये दोनों भी 180 का रखेंगे। इसका मतलब इसका मान निकालना है, 180 माइनस 130 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है सेकेंडों में हो जाएगा अगर ये बात पहले से आपको पता है। तो कितना 130, 180 में से माइनस हुआ तो 50 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 एरिया और वॉल्यूम से संबंधित है। यहां पर 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर किनारे वाली एक घनाकार और
2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली आइसक्रीम शंकु के रूप में बनाने और कुछ बच्चों में बांटने हैं, तो बताइए कितने बच्चे होंगे जिनको ये आइसक्रीम यानी कि शंकु प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के एक बड़े घन से छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं, तो वहां शंकुओं की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ कौन। ठीक है, तो कैसे करना है, वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम करना होगा आपको, वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम, ध्यान से समझना। यहाँ तो 22 है, 2 है, 7 है। आपका जो क्यूब है उसकी लंबाई 22, चौड़ाई भी 22 और ऊंचाई भी 22, तो भुजा का क्यूब है उस घन का आयतन होता है। और एक शंकु जिसकी रेडियस दे रखी है 2 और ऊंचाई दे रखी 7, तो उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 2, और ऊंचाई कितनी है 7। लेकिन ऐसे शंकु बने कितने हैं वो नंबर में है, उसको हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि n शंकु है यहाँ पर बनेंगे। बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल कर दो, एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दो, इन दो से इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो बचा है बट्टे में 3 और गुणा में 11 गुणा 11, तो n बराबर 11 गुणा 11 गुणा 3, तो 363। कितना, 363। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, आज सेट समुच्चय का क्वेश्चन है। यहां आपको क्या दे रखा है, एक सेट ए में एलिमेंट m बता रखे हैं, एक सेट ए में एलिमेंट क्या बता रखे हैं n, एक सेट n है जिसमें एलिमेंट m बता रखे हैं, और एक सेट b है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो a से b में परिभाषित किए जा सकने वाले अरिक्त, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है अरिक्त संबंधों की कुल संख्या बतानी है। ए से बी में परिभाषित जो संबंध होते हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये हमें निकालने पड़ेंगे। ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी पेयर होते हैं तो ये इन दोनों के इंटू से आ जाएगा, इन दोनों का मान m और n है। तो ए क्रॉस बी का जो सेट है उसमें टोटल एलिमेंट m इंटू n है। अब ए क्रॉस बी के सेट से कुछ सबसेट बनेंगे, वो सबसेट ही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। वो सबसेट ही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो किसी भी सेट के सबसेटों की संख्या निकालनी होती है तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे नॉन इम्पिटी रिलेशन बतानी है आपको, नॉन इम्पिटी रिलेशन बताने हैं। इसका मतलब वहां पर आपको ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट है उन सब से सबसेट बना रहे हैं ना, वो सारे सबसेट ही रिलेशन है। लेकिन उनमें से जो एक इम्पिटी रिलेशन बनेगा जिसको हम फाई भी बोलते हैं वो हमें शामिल नहीं करना। तो सबसे पहले तो उस रिक्त वाले को शामिल करेंगे तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन एक एक रिलेशन जो रिक्त समुच्चय होता है उसे माइनस कर दो, तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2 की पावर mn माइनस 2 की पावर mn में से माइनस हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है और उसमें से एक रिलेशन बना रखा है। तो आपसे पूछा है कि वो रिलेशन कैसा है, समतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, या इनमें से कोई भी नहीं।
तो समतुल्य क्या होता है, अगर इससे रिलेशन बनाए जा रहे हैं तो 1 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए, कम से कम रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 तो दिखना ही चाहिए। जबकि आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आपका यहाँ इस क्वेश्चन में देख पाओगे तो 1,1 है, वो रिलेशन में नहीं है। इस रिलेशन में देखोगे तो 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, वो सब होने चाहिए थे, लेकिन 1,1 ही नहीं है। इसका मतलब R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, R है वो रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब सेकंड, संक्रामक और सममित। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए बी चेक करो। तो यहाँ पर 1 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2 1 रिलेशन में मुझे नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक क्या कहता है, अगर ध्यान देना, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा भी रिलेशन में है तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये आवश्यक हो जाता है जब ये दोनों पेयर इसमें हो रिलेशन में। अब ये दोनों पेयर की कंडीशन क्या है, ध्यान रखना। ये पेयर है बी पे खत्म हो रहा है तो दूसरा बी से शुरू होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ये चेक करना है, नहीं तो वह स्वतः ही संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन पे आओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 2 का जो पेयर है रिलेशन में, देखोगे कि 1 2 तो दे रखा रिलेशन में कि 1 2 है, 1 2 तो है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर तो यहाँ है ही नहीं। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर यहाँ तो है ही नहीं। अगर ये वाला पेयर ही नहीं है तो मैं यहाँ पर संक्रामक या ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करूंगा। ये रिलेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला रिलेशन R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। संक्रामक है। तो ध्यान देना, ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि 1 2 है तो 2 के अलावा कोई नया पेयर यहाँ पे देखने की या खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर ये दोनों हैं और खास बात ये बी पे खत्म तो ये बी से शुरू है, बी पे खत्म तो ये बी से शुरू है, तो ही ए सी चेक करना है। अगर केवल ए बी होता और बी से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर ही नहीं होता तो ए बी स्वतः ही संक्रामक हो जाता है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में एक रिलेशन में केवल यही दे रखा है, केवल ए भी दे रखा है, यानी कि 1 2 ही दे रखा है। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर ही नहीं दे रखा। इसका मतलब मैं इनका कंपेयर करूंगा ही नहीं, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का है। इस क्वेश्चन में अगर आपको केवल आइडेंटिटी याद है, हाँ जी, थीटा प्लस फाइव पूछा है आपको, अगर ये याद है कि टेन थीटा प्लस फाइव की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, टेन थीटा प्लस है तो प्लस आएगा, डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा इंटू में टेन फाइव, बस। अब आपको यहाँ पे केवल वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है। टेन थीटा का मान 1/2 है, टेन फाइव का मान 1/3 है, तो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड में 1 माइनस 1/2 गुणा में 1/3। अब ऊपर वाले को एलसीएम लेके हल करूंगा मैं, तो 3 + 2 5 बटा में क्या आएगा 6, 3 दूनी 6, 6 - 1 5, 6 - 1
5, 5/6 बनेगा। और इस प्रकार आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। वो क्या आएगा 1। तो आपके सामने क्या आया है 10 थीटा प्लस फाई की वैल्यू 1 आई है। और हमें पता है कि 10 का मान 1 होता है, वो 45 डिग्री पे होता है। किस पे होता है? 45 डिग्री पे। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं देखूंगा तो जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? π/4 के। किसके बराबर हो जाएगा? π/4 के। तो आपको थीटा प्लस फाई की वैल्यू पूछी है तो वो 45 डिग्री के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट अजीमेट्रिक्स का है और पूछा है क्या इसका इनवर्स है? लेमडा के किस मान के लिए इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा? यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान देना। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और ए इनवर्स का अस्तित्व है कब होगा? लेमडा की किस वैल्यू पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान देना यहां पर किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का अस्तित्व तभी एग्जिस्ट करता है जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 हो। नॉट इक्वल 0 तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। अब ये क्यों है इसको भी थोड़ा सा यहाँ डिटेल से बता देता हूं मैं ताकि याद रह जाए। क्योंकि हम ए इनवर्स जब भी निकालते हैं तो ए के एडजॉइंट में हम ए के डिटर्मिनेंट का भाग ही करते हैं। और बट्टे वाला नंबर आपको पता है, ये बट्टे वाला नंबर, अगर बट्टे वाला नंबर अगर 0 हो जाता है, अगर बट्टे वाला नंबर 0 हो जाता है, ध्यान में रखना, बट्टे वाला नंबर 0 हो जाता है तो बट्टे में 0 क्या करता है? इसको अपरिभाषित कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फर्स्ट है। फिर आती है कंडीशन सेकंड। क्या? इसका मतलब इसका मान है वो 0 के अलावा कुछ भी हो, इसको मैं लिखूंगा ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0। तो 0 के अलावा कुछ भी हो इसके लिए ये हमेशा परिभाषित होगा तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो सेकंड वाली है, यहां पे क्या है? ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। तो यहां पर अस्तित्व है, बस। तो यही बात थी, वहां लिखी थी मैंने। अब ये दिमाग में फॉर्मूला है तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा इसका मतलब नॉट इक्वल 0 के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना वो किसके? नॉट इक्वल 0 के लेके चलेंगे। तो आपके पास लेमडा का एक मान आ जाएगा और वो क्या है, इसे हम हल कर लेते हैं। तो इसे हम एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, अगर पहली वाली रो के रिस्पेक्ट में करें तो 2 2 इंटू में 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5, फिर माइनस लेमडा 0 इंटू 3 0 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, फिर प्लस 3 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 2 2 वो भी माइनस का। नॉट इक्वल में क्या लेना है? 0, बस। तो 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 1 गुणा 2 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 लेमडा 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस का 6 नॉट इक्वल 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। और गुणा का 5 कहां जाएगा? बट्टे में। तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी नॉट इक्वल 4/5, ठीक है ना। नॉट इक्वल 4/5। तो अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लेमडा के इस मान के लिए हमेशा ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 4/5 के अलावा कुछ भी ले लो।
हाँ जी, ये वाला आपका द्विपद वर्ग का है, लेकिन यहाँ ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। जब भी ऐसा फॉर्मेट देखने को मिले तो जो पावर में कैसा फॉर्मेट ध्यान रखना, जब भी आपको x प्लस ए की पावर x प्लस ए की पावर n और प्लस x माइनस ए की पावर n देखने को मिले तो इसका प्रसार करने पे जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे पदों की संख्या वो n पे डिपेंड करती है। तो n का मान यहाँ पर अगर इवन है, n का मान इवन है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा n बटा 2 प्लस 1। यदि यहाँ पर n का मान क्या है, कोई विषम संख्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है पदों की कुल संख्या का फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 डिवाइड में 2। यहाँ n बाई 2 प्लस 1 होगा, यहाँ प्लस 1 पहले होगा, 2 से डिवाइड बाद में होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, n का मान। यहाँ क्वेश्चन में n का मान 100 दे रखा है, तो n का मान 100 है, तो 100 तो एक सम संख्या है, तो यहाँ पे पदों की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म है पदों की संख्या है वो आ जाएगी, सॉरी सम है n बटा 2 फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 51। कौन सा आ जाएगा 51। और अगर यहाँ पे विषम होती तो एक जोड़ के फिर 2 का भाग देते, बस इतना ध्यान रखना यहाँ पे। आज ये वाला क्वेश्चन इसे भी थोड़ा अच्छे से समझना भाई। यहाँ पर भाई ऑप्शन क्वेश्चन पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, भाई ऑप्शन क्वेश्चन पे जाना होता है। सपोज सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं मैं, इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये है 3, अच्छा ये है 3 इंटू में 5 की पावर 2n है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पावर n इंटू में 5 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 की पावर n हो जाएगा, इंटू में 2 की पावर 1 भी यानी कि 2 भी है, क्या है 2 भी है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो 5 गुणा 3 कितना हो गया 15, 15 गुणा 25 की पावर n प्लस 2 गुणा 8 की पावर n। अब मैं आता हूँ ऑप्शन पे, तो अभी तो केवल क्वेश्चन को ही थोड़ा सा अरेंज किया है। अब मैं आता हूँ ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन देखता हूँ। मान लीजिए कि इसमें 17 का भाग जा रहा है, 17 का भाग जा रहा है, तो ये कैसे अरेंज होगा। तो यहाँ पर इसको मैं अगर 17 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, इस पूरे को मैं अगर 17 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कैसा रूप आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ 15 में जब 17 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर माइनस में सोचूंगा, तो -2। वैसे तो ये गणित के आगमन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। 25 में मैं 17 का भाग दूंगा तो प्लस का 8 बचेगा और पावर में n है। फिर यहाँ पे मैं देखूं तो +2 है, वो 17 से डिवाइड नहीं होता। 8 खुद छोटा नंबर है, वो भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो शेषफल यही बताता है। अब अगर मैं इस व्यंजक को देखूं तो जितना माइनस में उतना ही प्लस में, तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहा है 0, रिजल्ट क्या रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें 17 का भाग देने पर, अब यहाँ पे n का मान चाहे कुछ भी ले लो, इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। इसका मतलब ये वाला जो व्यंजक है वो हमेशा 17 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 17 से। तो बड़ा आसान है, एक बार रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी आगे जैसे जैसे पेपर आएंगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो भी रिपीट होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपका समाकलन का क्वेश्चन है। तो यहाँ इसको हल करने से पहले, और आपका फाइनाइट है क्योंकि लिमिट दे रखी है, इसको हल करने से पहले यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस कोस 2x है, 1 प्लस कोस 2x है, तो क्या आपको इसकी आइडेंटिटी याद है। 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x है, उसकी वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता ये मान, तो ये मान यहाँ पे रखना है और फिर इसको हल करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
लिमिट है वो लास्ट में हम लगा देंगे, पहले इसका समाकलन कर लेते हैं। तो dy dx अपॉन में क्या जाएगा, 1 प्लस cos 2x को मैं 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। आज cos स्क्वायर ऊपर जाके किसमें चेंज हो जाएगा, और बटे का 2 है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर का क्योंकि 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर x का समाकलन 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। आपके सामने रिजल्ट आएगा ये वाला 10x। और जब हम बात क्या करते हैं अपर और लोअर लिमिट लेते हैं तो वहां कांस्टेंट c की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो लिमिट है वो अप्लाई कर दो, -π/4 से +π/4 है, तो यहाँ पर -π/4 से, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर रखेंगे, तो यहाँ पे 10π/4 रखेंगे तो 10 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, फिर ये माइनस लेंगे और यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा तो 1/2, फिर वापस 10 -π/4 है तो 10 45 का मान तो ये 10 -π/4 है वो यहाँ पे समझना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 45 का मान फिर 1 होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों हो जाएगा वो कारण बता देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 10 माइनस थीटा बराबर क्या होता है -10 थीटा होता है, क्या होता है -10 थीटा। तो यहाँ पर 10 x की जगह -π/4 रखूंगा तो वो आ जाएगा 10 -π/4 रखूंगा तो वो हो जाएगा -10π/4, और ये माइनस पहले से था, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस हम क्या करते हैं लिमिट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये माइनस पहले था और फिर 10 -π/4 की वैल्यू है वो -10π/4 है, वो कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, और ये -1 इससे गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार 1/2 + 1/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो बड़े आराम से और बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो जो इवनिंग और मॉर्निंग में क्वेश्चन डाले जाते हैं 10 मॉर्निंग में और 10 इवनिंग में, और ये सीरीज अभी स्टार्ट हुई है, अभी से जुड़ जाओ और इसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर थोड़ा समय बीत जाएगा फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपसे कवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपने कहीं पर भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो अपने यूट्यूब चैनल पर आइए, और जो एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला है जुलाई में, वहाँ तक और एग्ज़ाम तक आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवाई जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। खास बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन लूँगा वो सारे के सारे या तो एनसीईआरटी की बुक से होंगे 9th 10th 11th और 12th के, या फिर आपके जो PYQs है सेकंड ग्रेड में और स्पेशल सेकंड ग्रेड में पूछे गए वही क्वेश्चन लूँगा बस। तो यहाँ पे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगी। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।